सबसे पहले तो हमें समझना होगा दोस्तों कि वेटलैंड्स या फिर नम भूमि आखिर होती क्या है। वेटलैंड हमारी धरती के वे एरिया हैं जिसमें पानी ने मिट्टी को कवर कर दिया है। ठीक है, मतलब उस ज़मीन को उसने नम बना दिया है, दलदली बना दिया है। एंड या फिर ये उस जगह में लोकेटेड है, वो ज़मीन जो कि किसी नदी के किनारे लोकेटेड है, झील के किनारे लोकेटेड है या फिर पानी के सोर्स के किनारे लोकेटेड है। जैसे कि इसके अंतर्गत लेक, रिवर, मैंग्रोव्स, पीटलैंड्स भी शामिल हो जाते हैं। इसमें मैन मेड रिजर्वायर्स भी आ जाते हैं, राइस पैडीज आ जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी वेटलैंड के अंतर्गत आ जाते हैं। ग्लोबली देखा जाए वेटलैंड कवर करते हैं 12.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को। लगभग धरती का जो 6% हिस्सा है, ठीक है, इन्होंने कवर करके रखा है, बट केवल प्रोवाइड करते हैं 40.6% ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज को। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पोर्टेंस होते हैं किसी भी वेटलैंड्स के, जैसे कि इनके किनारे लोग फिशिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, टूरिज्म हो रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस इनका रहता है। बहुत सारे अर्बन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो स्टॉर्म वाटर है उसको मैनेज किया जाता है। एंड अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को ये लोग कम करते हैं, मतलब शहरों को ठंडा रखने का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि वेटलैंड्स का लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए रामसर कन्वेंशन आया था कि इस लॉस को हम कैसे करके रोक सकते हैं। 1900 से लेकर के अभी तक देखा जाए तो 50% वेटलैंड्स हमको लॉस्ट देखने को मिला है। 1970 से 2015 के बीच में वेटलैंड का सरफेस एरिया 35% रिड्यूस हो गया है। वहीं यदि हम बात करें वेटलैंड एक्सटेंड ट्रेंड्स इंडेक्स की, तो इसमें बोला जाता है कि लगभग ग्लोबल वेटलैंड लॉस हर साल 0.78% हमको देखने को मिल रहा है। मतलब नेचुरल वेजिटेशन लॉस से 3 गुना ज़्यादा ये लॉस हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हमको देखने को मिलता है। 81% जो इनलैंड वेटलैंड स्पीसीज़ हैं, 36% जो कोस्टल मैरीन स्पीसीज़ हैं वो डिक्लाइन हमको देखने को मिली हैं 1970 से, जब ये कन्वेंशन आया था। बहुत सारे थ्रेट्स हैं वेटलैंड को लेकर के, जैसे कि अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ में किया जा रहा है। इससे क्या होता है, जो वेटलैंड की ज़मीन है वहाँ पर आप घर बना देते हैं, फिर वहाँ पर बाढ़ आना चालू हो जाता है। मुंबई में 71% वेटलैंड्स लॉस हमको देखने को मिला है तो 1970 से 2014 के बीच में। चेन्नई में 85% लॉस्ट हमको देखने को मिला है इसके वेटलैंड्स में। ये WWF की स्टडी है। एग्रीकल्चर एक्सपांसन तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। वेटलैंड्स आर ड्रेन्ड फॉर फार्मिंग लीडिंग टू हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। इसका पानी आप निकाल ले रहे हैं, खेती में यूज़ कर रहे हैं। जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की बात करें, ये तेज़ी के साथ में सिकुड़ा है 36% पिछले 30 साल में, मतलब 1991 से 2021 तक यदि हम डेटा उठा करके देखते हैं तो। वहीं यदि हम बात करें इंडिया की क्या कंडीशन है, 2023 तक भारत के पास 75 रामसर साइट हैं, 1.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसमें कवर होता है। लेकिन जितना भी वेटलैंड है उसका मात्र 8% एरिया को ही हम कंजर्व कर पाए हैं। ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। बहुत सारे कानून भी हम लेकर के आए हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, रामसर कन्वेंशन, रामसर बताता है उस जगह से जहां पर इस कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। ये रामसर लोकेटेड है ईरान में। यहीं से इस कन्वेंशन की शुरुआत हुई ताकि हम हमारे क्षेत्र के पूरे दुनिया भर के जो वेटलैंड्स हैं, नम भूमि है, उसको संरक्षित कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें।
इसी से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी डीपली इसका अध्ययन करेंगे आज हम। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके माध्यम से हम कंजर्वेशन करते हैं, सस्टेनेबल यूज़ करते हैं वेटलैंड्स का। इसको हमने अडॉप्ट किए थे रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 को, एंड 1975 से इसने काम करना चालू कर दिया था। इसी दिन को हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज ए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के तौर पर। और हाल फिलहाल में अभी हमने 2025 का वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किए हैं, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर रामसर साइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो कन्वेंशन आयोजित हुआ था, रामसर कन्वेंशन, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था। पहले नंबर की बात ये है, जो नम भूमि है, दलदल वाली भूमि है, झीलें हैं, इसके अलावा एस्चुरीज़ है और भी हमारे सुंदरवन के डेल्टा हैं, इनको हमें कंजर्व करके रखना है। वेटलैंड के इकोसिस्टम को हमें कंजर्व करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें, इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बना रहे। इसके अलावा सस्टेनेबल इनका उपयोग होना चाहिए। आपको बेहतर तरीके से इनका यूज़ करना है ताकि इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट हमको मिलता रहे। इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करी जाती है, जिसमें इनकरेज किया जाता है, बहुत सारे जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कोलैबोरेशन किया जाता है, कैसे करके आप ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, ऐसे वेटलैंड जो कि 2 देशों के बीच सीमा बनाने का काम करते हैं। इसके कुछ की फीचर्स रहे थे इस कन्वेंशन के, जिसको हम देख लेते हैं। इसमें 3 पिलर्स बनाए गए हैं। कौन कौन से पिलर हैं? सबसे पहले तो इस नम भूमि को रामसर साइट के तौर पर हम घोषित कर दें। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाली जगह को रामसर साइट के रूप में बना दिया जाता है। इसके बाद वेटलैंड्स को ऐसे आप यूज़ करना है एज ए नेशनल लेवल। इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया जाता है कि कैसे करके आप ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स को मैनेज करेंगे। मतलब जैसे कोई वेटलैंड है, नम भूमि है, जिसकी सीमा चीन, भारत, नेपाल से लगी हुई है, उस वेटलैंड को अब किसके हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा? रामसर साइट्स के, रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमें रामसर साइट्स को समझना होगा कि कोई भी वेटलैंड को यदि हमने रिकॉग्नाइज कर दिया है रामसर लिस्ट में, तो उस जगह को रामसर साइट बोलते हैं। कंट्री को ये इंश्योर करना है कि भाई अब इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको सस्टेनेबल तरीके से मैनेजमेंट करना है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट आ जाता है वो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। ये एक रजिस्टर है वेटलैंड्स का, जहाँ पर पता चल जाता है कि भाई ये जो वेटलैंड हैं वो थ्रेट्स में हैं ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस कास्ड बाय ह्यूमन इंटरफेरेंस और पॉल्यूशन। हमने एक रजिस्टर तैयार किया है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। इसमें पता चल जाता है कि कौन कौन से वेटलैंड थ्रेट्स की कैटेगरी में, जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील जो कि मणिपुर में लोकेटेड है, ये लिस्टेड किए गए हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। इसके बाद रामसर क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड सिलेक्शन। वेटलैंड के तौर पर यदि किसी को हमें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है? इसके लिए इकोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल एंड लिमोनोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसके आधार पर किसी भी जगह को हम रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। वहीं यदि हम बात करें भारत ने इसमें कब एंटर किया, तो 1975 में ये चालू हो गया था, लागू हो गया था, लेकिन भारत ने इसमें साइन किया था 1982 में। हमारे देश में 2024 तक 75 वेटलैंड साइट हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो वो सुंदरवन वेटलैंड है वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। एंड ज़्यादातर रामसर साइट कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में, तो 14 ठो यहाँ पर लोकेटेड है। मेजर रामसर साइट्स की यदि हम बात करें भारत में कौन कौन सी हैं, जैसे कि चिल्का झील है, केवलादेव नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा लोकटक झील हो गई, वूलर लेक, सुंदरबन वेटलैंड,
इसके अलावा सस्थम कोट्टा लेक कहाँ पर है? केरला में। ये जो झीलें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चिल्का झील जानी जाती है लार्जेस्ट कोस्टल लेगून के तौर पर इंडिया में। केवलादेव नेशनल पार्क जाना जाता है बर्ड सेंचुरी के तौर पर। लोकटक झील जानी जाती है फ्लोटिंग फ्यूमेंट्स इकोसिस्टम के लिए। वूलर झील जानी जाती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के तौर पर। और सुंदरबन विश्व के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा सस्थम कोट्टा जो कि केरला में है, फ्रेश वाटर लेक है जो कि सपोर्ट करती है ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत को। यदि रामसर कन्वेंशन में हमारे देश की कोई भी झील आ गई है, ठीक है, या फिर कोई नम भूमि आ गई है, तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाएगा, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, सबको वेटलैंड में अब हम सुरक्षित करते हैं। वाटर सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है। ये नेचुरल तौर से वाटर को प्यूरिफायर करते हैं, ये जो नम भूमि होती है, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। क्या होता है, बारिश के समय में पानी को सोखते हैं और गर्मी के समय में फिर जहाँ कहीं भी पानी की डिमांड है उधर ये पानी को खाली करते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी यही करते हैं। वेटलैंड्स कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं, जो कि रिड्यूस कर देते हैं ग्रीन हाउस एमिशन को। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वेटलैंड प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड सॉइल इरेजन को। इसके अलावा लाइवलीहुड को भी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेटलैंड के ऊपर फिशिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, को टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं? पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोई इन्वासिव स्पीसीज का आ जाना, नॉन नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाना, जो कि वेटलैंड इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा यदि टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, कूड़ा कचरा ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसको रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए हैं कंजर्व करने के लिए? तो देखिए, भारत ने वेटलैंड कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट रूल 2000 कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 लाया था। लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है वेटलैंड्स को। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम NPCA आया है, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव मानी जाती है ताकि हम रिस्टोर कर सकें वेटलैंड्स को। नमामि गंगे प्रोग्राम है, गंगा बेसिन वेटलैंड को हम ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। इको सेंसिटिव जोन्स निर्धारित किए गए हैं, जैसे हमने बफर जोन निर्धारित कर दिए हैं रामसर साइट में कि भाई इतने 10-15 किलोमीटर के एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ को, NGOs को वेटलैंड कंजर्वेशन में हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी मीटिंग कैसे होती है और ऑर्गेनाइजेशनल इसका स्ट्रक्चर क्या है। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें रामसर कन्वेंशन का, तो ये लोकेटेड है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। रामसर सेक्रेटरीट जो कि ओवरसी करता है इस कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन को, ये ऑपरेट होता है हेडक्वार्टर से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, जो कि ग्लांड में लोकेटेड है। यहाँ से हम कार्यवाही अपनी करते हैं। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन की बैठक कब कब होती है? तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, COP है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी मानी जाती है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। इसकी मीटिंग हर 3 साल में आयोजित होती है। इसका क्या पर्पस रखा गया है? इसमें प्रोग्रेस को रिव्यू किया जाता है, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, अपडेट किया जाता है स्ट्रेटजीज को कि कैसे करके हम वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। इसके अलावा यदि हम मेजर COP मीटिंग्स की बात करें तो 1980 में पहली बैठक हुई थी कालीगिरी, इटली में। फर्स्ट ऑफिशियल COP मीटिंग्स ये मानी जाती है। सेकेंड वाली हुई थी 1999 में सैन जोस, कोस्टा रिका। इसमें फोकस किया गया था कि कैसे करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वेटलैंड को नेशनल प्लानिंग में। इसके बाद COP 10 आया 2008 में, चांगवोन साउथ कोरिया में हुआ था। इसमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने, वेटलैंड को कंजर्व करने की बात करी गई। COP 13 की बात करें 2018 में बैठक हुई थी दुबई UAE में। इसमें अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन की बात करी गई थी। COP 14 जो कि लेटेस्ट 2022 में आयोजित हुआ था चाइना, जिनेवा में, 2 जगह इसका आयोजन किया गया था।
हाईलाइटेड किया जाता है कि वेटलैंड्स का क्या रोल है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में। एंड अपकमिंग जो है 2025 में आने वाली है, जिसकी चीज़ें अभी निर्धारित होना बाकी है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें कि भाई ये जो रामसर कन्वेंशन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिसीजन लेती हैं, जैसे कि अलग अलग बॉडी इसको मिल कर के कहना चाहिए गवर्निंग करने का काम करती है। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, सबसे शुरू में तो मतलब सबसे आप कह सकते हैं कि टॉप में आ जाती है COP। क्या आ जाती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है रामसर कन्वेंशन की। इसमें सब मेंबर कंट्री के व्यक्ति बैठते हैं एंड इसकी जो बैठक है हर 3 साल में आयोजित होती है। इसके बाद आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी। सेकंड नंबर में क्या आ जाती है? स्टैंडिंग कमेटी आ जाती है। ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर काम करती है COP की। COP की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कौन है? स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के। इसकी जो बैठक है हर साल होती है। इससे COP का जो डिसीजन है कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है वो सब हम देखते हैं। इसके बाद आ जाता है रामसर सेक्रेटरीट। क्या आ जाता है? रामसर सेक्रेटरीट आ जाता है, जो कि ग्लांड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसको होस्ट किया जाता है IUCN के द्वारा। ये डे टू डे का जो कामकाज है रामसर एक्टिविटीज़ का वो देखता है। इसका हेड रहता है सेक्रेटरी जनरल। इसके बाद चौथे नंबर में आ जाता है हमारा STRP। क्या आ जाता है? STRP। STRP मतलब साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल। ये प्रोवाइड करता है वैज्ञानिक और तकनीकी गाइडेंस, वेटलैंड को कैसे करके मैनेज करोगे। ये किसके ऊपर काम करता है? रिसर्च, मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ वेटलैंड, इतने सारे काम के ऊपर ये फोकस करता है। इसके अलावा यदि हम बात कर लें अगली कौन सी बॉडी है जो कि इसके अंतर्गत डिसीजन मेकिंग का काम करती है दोस्तों, तो अगली जो बॉडी है कहना चाहिए वो है हमारी रामसर रीजनल इनिशिएटिव। शॉर्टकट में इसको RRI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RRI बोला जाता है। रामसर रीजनल इनिशिएटिव्स ये सपोर्ट करती है रीजनल कोऑपरेशन को। एग्जाम्पल के तौर पर इंडो बर्मन रामसर रीजनल इनिशिएटिव एशिया में ये काम करता है। इसके बाद IOPS, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? इसके अंतर्गत आ जाता है अपना IUCN आ जाता है। इसके बाद आ जाता है WWF, ठीक है। इसके अलावा वेटलैंड इंटरनेशनल है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। कुल मिलाकर के इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके अंडर में काम करते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें कंक्लूज़न की, इसके हेडक्वार्टर की, तो ग्लांड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसकी COP की जो मीटिंग है हर 3 साल में होती है। ये डिसाइड होता है ग्लोबल वेटलैंड पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें COP है, स्टैंडिंग कमेटी है, सेक्रेटरीट है, STRP, RRI एंड IOPs है। तो इन्हीं पर आधारित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम रामसर कन्वेंशन को इतने ज़्यादा कहना चाहिए डीपली हम अध्ययन किए हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ से हमारी बचना नहीं चाहिए।